जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, लाहौर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन का मकसद ये था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर इंगेज किया जाए, उनकी तवज्जो यहाँ पे मबजूल कराई जाए कि पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान के अंदर दिलचस्पी लें। चूँकि पाकिस्तानी जो बाहर मुकीम है वो बहुत अच्छे कारोबार कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोफेशनल हैं। वो पाकिस्तान की तरफ अगर तवज्जो दें तो पाकिस्तान जो है वो उसके सारे मसाइल बशमूल उसके कर्जे और दीगर मामलात सब ठीक हो सकते हैं। लेकिन बावजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो हमारे सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, और इसी वजह से ये है कि वो ना इन्वेस्टमेंट करते। और दुनियावी हालात अगर देखा जाए तो वाकई पाकिस्तान के जो हालात हैं वो भी इस तरह के हैं, और कुछ हमारे हालात इस तरह बयान भी किए जाते हैं कि जिससे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं है। हालांकि अल्लाह का दिया सब कुछ है, यहाँ पे वसाइल मौजूद हैं। अगर ज़रूरत है तो गुड गवर्नेंस की है, अगर थोड़ी गुड गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस करवाया जाए यहाँ पर, तो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी का बहुत अच्छा किरदार हो सकता है पाकिस्तान को संवारने में, पाकिस्तान को बनाने में, पाकिस्तान को चलाने में, पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने में, और पाकिस्तान के जो कर्ज़ों के मसाइल हैं, इन्वेस्टमेंट के इशूज़ हैं, हर तरफ से बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो मुकीम है वो हमारे मसले का हल कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि उनकी तवज्जो इधर दिलाई जाए, और फिर उनको एंगेज किया जाए, और फिर इनको मुतमिन भी किया जाए कि अगर आप पाकिस्तान की तरफ लौटते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, अपने जो मायराना काम है उनको पाकिस्तान के अंदर लेके आते हैं, अपने इदारों की शाखें पाकिस्तान में खोलते हैं, तो उनको यहाँ पे सहूलियात फराम की जाएंगी, उनको यहाँ फैसिलिटेट किया जाएगा। इस हवाले से तफसीली बातचीत करते हैं। मेरे साथ रज़ा सैयद साहब मौजूद हैं, आदिल इकबाल मलिक साहब और तजियाकार इमरान एजाज साहब। तो रज़ा सैयद साहब, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एक बहुत बड़ा किरदार हो सकता है, और है भी, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या जो बाहर पाकिस्तानी हमारे बैठे हुए हैं, वसाइल से वो माला माल हैं, फिर इसके अलावा उनके पास बड़े स्किल्स हैं, वो बहुत काम कर सकते हैं, मेहनती हैं, पुरएतमाद हैं, तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर कारोबार करने, मुल्क में पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने में क्यों दिलचस्पी नहीं ले रहे? इसकी क्या वजूहत हैं? देखिए जी, अगरचे कि ये एक अच्छा इकदाम था जो ओवरसीज कन्वेंशन बुलाया गया है पाकिस्तान के अंदर। जी। इसको अप्रिशिएट हम ज़रूर करेंगे। लेकिन क्या सरमायाकारी का जहाँ तक ताल्लुक है, क्या आप ये देखें कि ये इसके अंदर जितने लोग बुलाए गए हैं क्या वो सारे के सारे बिजनेसमैन हैं? जी। और अगर क्या वो बिजनेसमैन हैं तो क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनका डाटा चेक किया कि वो जी। किस किस्म के बिजनेसेस करते हैं? जी। अगरचे कि मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग मेरी नज़र से भी गुजरे जो बरतानिया से गए हैं और मैं उनको ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ। जी। और मैं ये भी जानता हूँ कि उनके बेसिकली उनका जो कारोबार है वो क्या चीज़ है। सही। तो उनके अंदर तो ऑनेस्टली उनके अंदर तो इतनी सकत नहीं होती कि वो चले, ये तो जब किसी के एक बात साथ। है। लेकिन एक जनरल बात करते हैं कि जो बाहर बैठे पाकिस्तानी हैं वो यहाँ पे सरमाकारी से घबराते क्यों हैं? वजूहात क्या हैं? जी, उसकी रीजन यही है कि आप लोगों यानी पाकिस्तान के अंदर इतनी सारी हर्डल्स होती हैं जी। कि आप कोई कारोबार करना भी चाहें जी। तो आपको इतने दफातर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जी। और वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं वो इतने इनकॉम्पिटेंट हैं जी। और यहाँ वो काम करना नहीं चाहते। सही। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जी। तो अगर वो इनकॉम्पिटेंट है तो पहले तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वहाँ पे कॉम्पिटेंट लोग बिठाए जाएं और जी। उनको मुकम्मल ट्रेन करने के बाद कहा जाए कि जो गैर ओवरसीज पाकिस्तानी अगर वो सरमाया करने चाहते हैं तो उनके साथ कैसे आपने बिहेव करना है। सही। लेकिन वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके पास सरमाया जो आता है वो मुफ्त में आता है। तो सही। हम उनको जिस तरीके से भी लूट सकते हैं हम उनको लूटें। सही। और उनके लिए इतनी मुश्किलात पेश की जाती हैं। अगरचे कि मुझे ज़ाती तौर पर मेरे छोटे भाई ने कारोबार करना चाहा जी। और जी। मैं इत्तेफाक से पाकिस्तान में था तो मुझे जब दफातर के चक्कर लगाने जी। पड़े तो यकीन माने मुझे रिश्वत दे के हम्म। पैसे दिए हैं और रमज़ान का महीना था।
और जी, मुझे पैसे देने पड़े हैं सही, और पैसे दे के वो काम हुआ है, ठीक तो है। कैसे आप मुझे बताएं कि दोबारा कोई सरमाया करने के बारे में सोचेगा भी? सही, सही। अच्छा आदिल इकबाल मलिक साहब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की डेवलपमेंट में इसको आगे बढ़ाने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, जी, वालेकुम। तमाम दोस्तों को बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो बिगेस्ट हर्डल है वो दैट इज़ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सही। जब तक वहाँ पे बुनियादी तौर पे जब पाकिस्तान से और ख़ुसूसन यूरोप में लोग आते हैं या उनकी जो अब तीसरी चौथी जनरेशन स्टार्ट है स्पेशली यूके में, जी, तो ये लोगों को अब जो है ना मोर डेमोक्रेटिक हो चुके हैं। इनको इसका सेंस बहुत अच्छी तरह होता है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है। जी। तो जब पाकिस्तान में वो ये सुनते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या गवर्नमेंट में जो मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे, आज़ाद तरीके से काम नहीं कर रहे, तो वो हुँ, अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। सबसे सही। तो बड़ी वजह ये है। हुँ, ठीक है, जब सेकेंडली जो जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से है तो उसका रीज़न भी आप इनडायरेक्ट भी उसके साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि अब जैसे कन्वेंशन हुआ है ये बड़ा एहसन इकदाम है। सही। और जो कमर शाह साहब हैं वो काफ़ी एक्टिव इंसान भी हैं, लेकिन जब इस कन्वेंशन की बात आई है तो कोई इस तरह का कहा गया हो कि वो जी मुख्तलिफ शहरों में गए हों, हुँ, मुख्तलिफ बिजनेस कम्युनिटी से मिले हों पाकिस्तानी से, तो वो ऐसा नहीं हुआ। सही। लेकिन जो उनका किरदार है या जो एक्टिव हवाले से कहा जाए तो वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी हुँ, जो डायस्पोरा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सही। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात करते हैं तो देखें, मैं इसका एक गवर्नमेंट को तो नहीं कहता हुँ, कि वो एक हुकूमत है जो इसमें की नाकामी शामिल है। मैं ये आपको इस तरह लेके जाऊंगा कि पॉलिटिकल सेटअप के लिहाज से बात करूंगा तो यहाँ बेनजीर ने भी एग्जाइल काटा है, हुँ, नवाज शरीफ साहब भी रहे हैं, नवाज शरीफ साहब अभी भी हैं। जी, तो ये ओवरसीज को जो है इंटरेक्ट नहीं करते, ये डायरेक्ट उनसे नहीं मिलते। तो क्या आप सही। क्या समझते हैं कि जी उनको एक दिन उधर बुला के तो आप उनसे एक दिन मुखातब होके वो हुँ, भी आप जो एक कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से हुँ, कलीमुल्लाह बाल खेल के खुद ही तकरीरें करके तो खुद ही सोल्यूशन बता के तो सही। कर देते हैं। तो जब आप खुद इधर 4-4 साल एग्जाइल रहे हैं लोगों के हुँ। साथ, क्या तो आपने आप इंटरेक्ट क्या किया है? समझते हैं कि तो किस तरह के इक़दामात किए जाएँ तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुतमिन हो सकते हैं? इनको सबसे तो पहले मैंने बताया ना कि पॉलिटिकल जो ना स्टेबिलिटी का वो हुँ, बहुत जरूरी है। जो दूसरा ज़रूरी ये है है। कि जब ये आते हैं तो इंटरेक्ट किया करें ना। सही, आप देखें ना, आपने दोबारा वो मुझसे सवाल किया कि जिसका मैंने ऑलरेडी जवाब दिया कि इंटरेक्ट नहीं करते। आप सही। किसी से मुखातब होंगे, बात करेंगे, हुँ, जब डायरेक्ट इन्वेस्टर एक प्राइम ठीक। मिनिस्टर से मिल रहे जी, ले ठीक है। या पॉलिटिकल जी, ठीक है। लीडरशिप से मिल ले तो उसको और क्या चाहिए? जी, ठीक है। जी, ठीक है। अच्छा इमरान एजाज साहब आपने गुफ्तगू सुनी दोनों लोगों की। अब वो तो गिला-शिकवा करते पाए गए कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि यहाँ पे गुड गवर्नेंस के भी मसले, फिर पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन की भी बात उन्होंने की है, इंस्टेबिलिटी है यहाँ पर। तो आप ये क्या समझते हैं कि किस तरह के इक़दामात हुकूमत की तरफ किए जाए? अगर हुकूमत इस चीज़ में मुखलिस है, वो कॉन्फ्रेंस कर रही है, इस तरह का कन्वेंशन कर रही है, तो किस तरह के इक़दामात हुकूमत की तरफ से किए जाने चाहिए ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद जो है, वो बहाल हो सके? जी, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा टॉपिक है आज आपका वक़्त की मुनासिबत के हिसाब से। देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना, अभी तो ये आने वाले दिनों में वक़्तन-फ़वक़्तन आपको पता चलेगा कि अब ये जो ओवरसीज़ कन्वेंशन जो अभी इस्लामाबाद में मुनक़िद किया गया है, ये किस पार्टी का था और कौन-कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक क्या है। और आगे आहिस्ता-आहिस्ता आपको चीज़ों का पता चलना शुरू होगा। लेकिन अब क्योंकि इस वक़्त हमारा टॉपिक जो है वो मसाइल के ऊपर है, ना कि हम हुँ। इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल जी, स्कोरिंग करें। ठीक कह रहे हैं। तो देखें, मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा। देखें, अब अगर शहबाज शरीफ साहब ने जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्हें हुँ, चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आखिरी ऑप्शन है पाकिस्तान की। सही। जिस जिस दौर में हमारे पास हम लोग बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म को भी बुला रहे हैं, टर्की के भी बुला रहे हैं, हुँ, अज़रबैजान के भी बुला रहे हैं, चाइना हमारे साथ भी है, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग बहुत ख़राब है। जी। हमारी एक्सपोर्ट जो है बिल्कुल बराए नाम रह गई है। जो हुँ, हमारे ऑर्डर हैं वो बांग्लादेश चले गए हैं या इंडिया चले गए हैं या दूसरे मुल्क उसको खींच के ले गए हैं। सही। अब वो सारी ऑप्शन क्या हमारे पास आखिरी ऑप्शन है जिससे हम अपने मुल्क में जो इस वक़्त पॉलिटिकल क्राइसिस जो है या जो इकोनॉमी के क्राइसिस हैं उसको हल कर सकते हैं। देखें, सही। उसकी एक बड़ी अच्छी वजूहत है। देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक़्त हमारे मुल्क में रीढ़ की हड्डी की निस्बत है, क्योंकि जी, ठीक बहुत है। ज़्यादा तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मौजूद हैं और इसमें कोई डाउट नहीं कि वो बहुत-बहुत अच्छी जगह के ऊपर वहाँ पे यूरोप में अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर जी, रहे हैं। बिल्कुल कर रहे अगर हैं। वही सर्विसेज़ वो पाकिस्तान में आके प्रोवाइड करें, तो हुँ, पाकिस्तान तरक्की भी कर सकता है और हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ उसमें पॉइंट टू पॉइंट क्या बेसिकली तौर पे सबसे पहला जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो गिला है, वो है हुँ, वोट का राइट, जो सही। उनको देना चाहिए, जो उनको मिलना चाहिए। जी, बेसिक टॉपिक ये था जिसके ऊपर अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब अपनी तकरीर में कोई इशारा कर देते तो शायद वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के दिल जीत लेते और शायद सही। उस टॉपिक से हुँ, ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती। ठीक है। दूसरी ऑप्शन ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो बात की आपको कि जी हम मेडिकल कॉलेज में उनका कोटा
जो है वो मखसूस कर रहे हैं 5 से 10%। जी ठीक है। देखें, मैं टू बी फ्रैंक आपको बताना चाहता हूँ, जितना भी ओवरसीज पाकिस्तानी है वो कोशिश यही करता है कि वो अपनी फैमिली समेत, अपने बच्चों समेत पाकिस्तान से मूव हो और वहाँ की यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाए। उसका फोकस नहीं है कि वो पाकिस्तान में रह के अपनी बच्चों को एजुकेशन दूसरी चीजों की तरफ लेके जाए। देखें, उनका मसला क्या है, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, कहीं तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को आए, पाकिस्तान में कारोबार करे, 10 साल के लिए आपको टैक्स फ्री दे देते हैं, जहां मर्जी आए, जो मर्जी करे, जिस तरह मर्जी करें, जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए उस पर हम लोग आपको ड्यूटी फ्री दे देते हैं। आप आए, पाकिस्तान मर्जी की फैक्ट्री लगाएं, अपनी मर्जी का काम करें। जिस मुल्क से आप आ रहे हैं आपको पता है कि उस मुल्क के लिए पाकिस्तान की कौन सी चीज जो है वो अच्छी है, आप यहाँ से एक्सपोर्ट करें, वहां एक्सपोर्ट करें, आप उसको चीजों के ऊपर लेके जाएं। दूसरी बात क्या जी, हर जो बंदा है, कुछ अब मैं आपसे बात करूंगा जो बिल्कुल लो टाइप का टबका हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो गल्फ रीजन में है, जो मजदूर है वहां पे, जो एक बड़ी मिनिमम सी सैलरी के पे काम कर रहे हैं, उसका मसला क्या है? छत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसके पास पाकिस्तान में मसले मसाइल बहुत ज्यादा हैं। मसले मसाइल क्या है उसके? अगर वो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान आता है, एयरपोर्ट पे सिस्टम उसका दूसरा है, एयरपोर्ट पे तंग किया जाता है, आती दफा जाती दफा डिफरेंट किस्म के सवाल हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में हर बैंकिंग सेक्टर जो है वो भी क्राइसिस में है और वो डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस ऑफर कर रहा है अपने कस्टमर्स को। आए गाड़ियां निकालें, आए जी मकान ले लें, आए जी कर्जा स्कीम में शामिल हो जाएं। क्या इस स्कीम में इस पाकिस्तानी को शामिल किया गया है? आपके ओवरसीज पाकिस्तानियों को जहाँ पे हमारे डिप्लोमेट मिशन पर बैठे हैं पूरी दुनिया में, ये क्या कर रहे हैं? ये बराए नाम है एक बंदे को और उसको कहें कि वो जहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी से मिले और इनसे मिलके पूछे, बताएं जी पाकिस्तान में आपको क्या चीजें चाहिए, हम आपकी क्या सर्विसेज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल इसी बातचीत का सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। रजा सैयद साहब, आपके पास क्या तजावीज़ हैं? क्या हो कि पाकिस्तान के जो बाहर बैठे हुए ओवरसीज पाकिस्तानी, उनका एतमाद जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बहाल हो सकता है? देखिए, अभी हमारे मोहतरम दोस्त गालबन आदिल मलिक साहब ने और इमरान एजाज साहब ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की निशानदेही की है जिसका फुकदान है पाकिस्तान में। वाकई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। किसी भी ओवरसीज, इवन वो पाकिस्तानी नहीं भी है और अगर वो कोई इन्वेस्टर है गैर मुल्की, तो जब तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तब तक तो वो इस पे यकीन नहीं करेंगे कि वो कुछ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। और हमारे यहाँ मैं ज़ाती तौर पे कह सकता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से ये चीज़ मैं आपको कहना, हमारे पिछले दिनों आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि आज़रबाईजान $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में और शहबाज शरीफ जाके वहाँ पे मुआहदा करके आए हैं। बीइंग एनालिस्ट और बीइंग मैं आर्टिकल्स भी लिखता हूँ फॉरेन न्यूज़पेपर्स में, और मुझे उन्होंने, और मैंने ये वैसे ही उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात की, तो ये बात सिर्फ ज़बानी कलामी है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे आप इसका फॉलो अप अगर आपको मिले तो मुझे मुतला ज़रूर कीजिएगा कि क्या वो 2 बिलियन कब होंगे, नहीं होंगे। ठीक है। इसके अलावा हमें जो वादे किए जाते हैं और बताए जाते हैं, क्या अगर आप ये कहते हैं कि जो वो क्या था, मैं अभी वहाँ पे बेलारूस में गए हुए थे, क्या बेलारूस इस पोजीशन में इस वक्त है कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके? नाउ मैं इसको जाती तौर पे जानता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे मैं एम्बेसीज के वैलिड सवालात हैं आपके, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, फॉरेन ऑफिसेज के साथ मैं मुख्तलिफ मुल्कों के साथ काम करता हूँ, मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं विजिट करता हूँ और मैं जाती तौर पे इन ममालिक के दौरे कर चुका हुआ हूँ हुकूमत, उनकी हुकूमतों के दावत पे। ठीक है, मैं वहाँ की सिचुएशन को ज्यादा बेहतर जानता हूँ। तो मैं नहीं समझता कि आप बेलारूस को ले लें या आज़रबाईजान को ले लें। आज़रबाईजान यूके में तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे उनको जरूरत है। उसके पाकिस्तान के साथ क्या मुफादात वाबस्ता हैं स्वाय इसके कि आपने आर्मीनिया के खिलाफ उनको फौजी वो असला वगैरह दिया या अपनी फौज वहां पे भेजी जो लड़ी, इसके अलावा और क्या किया? उसके एवज उन्होंने उसका पैसा भी दिया है। ठीक है। तो इसलिए स्टेबिलिटी पहले आप अपने अंदर और इत्तेफाक यूनिटी कायम करें। जब तक वो नहीं होगी हम दुनिया से किसी तरीके पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते। अच्छा आदिल इकबाल मलिक साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग में क्यों अपना किरदार नहीं अदा कर रहे? इसकी क्या वजूहात हैं? क्या वो मुतमिन नहीं है? ये क्या मामला है?
मैं तो आपके इस सवाल को अगर इस तरह लूं कि अगर सफारत खानों से ज्यादा क्या पाकिस्तानी जो मौजूद है ओवरसीज वो ज्यादा एक्टिव हैं या सफारत खाने ज्यादा एक्टिव हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि ये सफारत खाने बंद कर दें। जो पाकिस्तानी हम्म। डायस्पोरा खुद हम्म। काम करता है, जो खुद एक्टिविटीज करता है, वो इनसे ज्यादा बेहतर करता है। ये सही। जो है ज्यादा प्रोएक्टिव है, ज्यादा हम्म। इश्यूज पे बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से डायरेक्ट। जो हम्म। कभी भी प्रॉब्लम आए तो खुद हिस्सा लेते हैं। जी। कंपैरिजन ये जो सफारत खाने हैं तो जी। दूसरे अगर डायरेक्ट इस क्वेश्चन को इस तरह जिस तरह आपने सवाल किया तो वो लिया जाए तो ये है कि देखिए इमेज बिल्डिंग की बात कहाँ से है कि जब आपको सुकून ही ना मिल रहा हो तो हम्म। आपके फैमिलीज को जब पाकिस्तान में सुनते हैं, जब उनकी डायरेक्ट बातें होती हैं तो जिस किस्म का उनको फीडबैक मिलता है तो वो क्या जवाब देंगे? वो कहते हैं सही। हम लुटे गए पुटे गए। तो उसकी इमेज बिल्डिंग का ये बहुत जरूरी है कि हम्म। पाकिस्तान में आपको वो एनवायरनमेंट मिले सही। जो आप वहां पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकें। जो सही। इन्वेस्टर है उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होती इन्वेस्टमेंट करना। जी बिल्कुल। असल तो ये है कि वो आपको उधर पीसफुल माहौल चाहिए। वो कौवे की तरह होता है, उसको दूर से पत्थर नजर आए तो वो उड़ जाता है। तो सही। इन्वेस्टर के लिए पाकिस्तान ठीक के हो गया। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा लोग कॉन्शियस रहते हैं और ये बहुत ज्यादा उनके एक जेहन में होता है। जो भी ओवरसीज हो, ये मैं पाकिस्तानी की बात नहीं हम्म। करूंगा, मैं ये दुनिया में जितने इमिग्रेंट्स हैं वो अपने बैक होम इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम्म। हर वक्त हमा वक्त तैयार रहते हैं। सही। प्रॉब्लम यही आती है कि उनको वहां अपनी प्रोटेक्शन मिले। सही। जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया रज़ा सैयद साहब, आदिल इकबाल मलिक साहब और इमरान इजाज साहब। नाज़रीन यहाँ पे हमारे वक्त अपना प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म को पहुँचता है। अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।